क्रैंक शाफ्ट क्लियरेंस, बहुत सारे मैकेनिक का पूरा जिंदगी गुजर जाता है इंजन को फिट करने में, लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि क्रैंक शाफ्ट के क्लियरेंस को कैसे चेक करते हैं और ये क्लियरेंस एक इंजन में कितना होना चाहिए। देखो, क्रैंक शाफ्ट क्लियरेंस ही डिसाइड करता है कि इंजन का लाइफ कितना ज्यादा होगा। अगर क्लियरेंस कम हुआ तो क्रैंक शाफ्ट सीज करेगा, अगर क्लियरेंस ज्यादा हुआ तो इंजन ऑयल प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो भी इंजन डैमेज हो सकता है। तो आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि क्रैंक शाफ्ट क्लियरेंस को कैसे चेक करते हैं और एक इंजन में क्रैंक शाफ्ट का क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्रैंक शाफ्ट के क्लियरेंस को चेक करने के लिए आपको 3 टूल्स की जरूरत पड़ेगी। उनमें जो सबसे पहला टूल्स है वो आता है माइक्रोमीटर, दूसरा है डायल इंडिकेटर और तीसरा है बोर गेज। इन तीनों टूल्स की मदद से आप आसानी से क्रैंक शाफ्ट के क्लियरेंस को चेक कर सकते हो। तो क्रैंक शाफ्ट का क्लियरेंस चेक करने से पहले सबसे पहले मैं आपको टूल्स के बारे में जानकारी दे दूं कि टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसकी रीडिंग को चेक करना है, तभी आप क्रैंक शाफ्ट के क्लियरेंस को चेक कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में बता देता हूं। देखो, जो मेरे पास माइक्रोमीटर है उसका जो रेंज है वो 0 से लेकर के 150 mm तक के लेंथ को मेजर कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कोई भी जो स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर होता है उसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 25 mm तक के लेंथ को मेजर कर सकता है। तो फिर ये 150 तक कैसे मेजर करेगा? उसके लिए हम लोग अलग अलग लेंथ का एनविल इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपको 0 से लेकर के 25 mm तक का रीडिंग लेना है तो आपको सबसे बड़ा वाला एनविल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपको 0 से लेकर के 25 mm तक का रीडिंग लेने में हेल्प करेगा। अगर आपको मान लो 25 से लेकर के 50 तक रीडिंग लेना है तो इस वाले आप एनविल रॉड को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 50 से लेकर के 75 लेना है तो इस वाले को इस्तेमाल कर सकते हो। 75 से लेकर के 100 तक को लेना है तो इस वाले को इस्तेमाल कर सकते हो। 100 से लेकर के 125 तक लेना है तो मैंने इसको यहाँ पे फिट किया है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और 125 से लेकर के 150 तक लेना है तो सबसे छोटे वाले को इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं डायल इंडिकेटर के बारे में। देखो, डायल इंडिकेटर 2 तरीके का आता है, एक इंच में आएगा, दूसरा mm में आएगा। जो मेरे पास है वो mm वाला है। देखो, इसमें भी 2 डायल है। एक बाहर देखो डायल यहाँ पे 0, 10, 20, 30 लिखा हुआ है और एक अंदर में है जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है। तो देखो, जो बाहर वाला डायल है, अगर सुई मान लो अभी 10 पे है, 10 से लेकर के मैं यहाँ पे लेकर के आ गया तो ये जो रीडिंग हुआ उसका जो वैल्यू होगा 0.01 mm होगा, यानी कि एक जो डिवीजन है वो 0.01 mm बताएगा। और जो नीचे वाला जो रीडिंग है वो अगर 0 से 1 पे आएगा तो वो 1 mm कहलाएगा और 2 पे आएगा तो 2 mm कहलाएगा। यानी कि ये जो बड़ा वाला डायल है एक बार पूरा चक्कर काटेगा तो छोटा वाला 1 के पास पहुंचेगा, फिर दूसरा चक्कर काटेगा तो ये जो छोटा वाला है वो 2 के पास पहुंचेगा। यानी कि छोटा वाला 1 रीडिंग ये 1 mm कहलाएगा और जो बड़ा वाला डायल है अगर यहां से लेकर के 1 पे आएगा तो वो 0.01 mm कहलाएगा। एक चीज आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे उल्टे साइड में भी एक नंबर लिखा हुआ है। 90 के सामने 10 है, 80 के सामने 20 है, यानी कि उल्टा दिशा में भी इस पे नंबर लिखा हुआ है। इसका क्या काम है? जब आप क्लियरेंस चेक करोगे तो उस टाइम पे इस छोटे वाले नंबर का काम आएगा। और इसी डायल इंडिकेटर के बगल देखना, यहाँ पे साइड में एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू। ये स्क्रू को टाइट करोगे तो इसका जो डायल है ये लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं बोर गेज के बारे में। देखो, जो बोर गेज है मेरे पास वो 50 से लेकर के 150 mm तक के डायमीटर को ये मेजर कर सकता है। इसके लिए अलग अलग साइज का एडाप्टर और ये जो स्पेसर्स हैं, वॉशर्स हैं, वो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोर गेज होता है वो सिर्फ 2 mm तक के डिफ्लेक्शन को ही बता सकता है। इसी वजह से देखो यहाँ पे 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm इस तरीके के साइज का यहाँ पे वॉशर आपको दिया हुआ है ताकि आप इसी कॉम्बिनेशन में आप इसको इस्तेमाल कर सको। कैसे करना है आपको वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो अब क्रैंक शाफ्ट का जो क्लियरेंस है उसको चेक करते हैं। देखो, जब भी आप क्रैंक शाफ्ट का क्लियरेंस चेक कर रहे हो तो आपको क्रैंक शाफ्ट के डायमीटर को एकदम परफेक्टली मेजर करना जरूरी है। या फिर आप मेन बेरिंग का चेक कर रहे हो तो, या फिर कनेक्टिंग रॉड बेरिंग का चेक कर रहे हो तो मैं मेन बेरिंग का क्लियरेंस चेक कर रहा हूं तो मैं अभी क्या करूंगा, मेन बेरिंग का जो क्रैंक शाफ्ट का डायमीटर है उसको परफेक्टली मेजर करूंगा। तो क्रैंक शाफ्ट का डायमीटर चेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा माइक्रोमीटर का। तो माइक्रोमीटर को क्या करना है, जहां का डायमीटर आपको चेक करना है, फिर मेन बेरिंग या फिर कनेक्टिंग रॉड बेरिंग, वहां पे आपको इस तरीके से माइक्रोमीटर को रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, जहां पे इसका जो एनविल देख रहे हो, ये जो एनविल है इसका फेस, जहां पे जो मेन बेरिंग का जो फेस है वहां पे जैसे ही मैच करेगा वहां पे रख करके आपको क्या करना है, पीछे से इस तरीके से इस रैचेट को यहां से टाइट करना है। जब आप टाइट करोगे तो पीछे से टक का आवाज आएगा।
कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से माइक्रोमीटर को क्रैंक शाफ्ट के डायमीटर के ऊपर इस तरीके से मूव करना है। तो जब इसको मूव करोगे तो ये जो डायमीटर है इससे ये ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, नहीं ज़्यादा ये ढीला होना चाहिए। जब ये परफेक्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइड में एक लॉक मिलेगा, इसको यहाँ से आपको इस तरीके से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसको चेक करना है। जब आपको लगे कि एकदम परफेक्ट हो गया हुआ है, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। तो जो क्रैंक शाफ्ट का जो मेन बेरिंग का डायमीटर आया वो लगभग 120 mm आया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा बोर गेज का। तो बोर गेज को लेने के बाद क्या करना है, इसके पीछे में आपको डायल इंडिकेटर को कुछ इस तरीके से लगा करके इसको टाइट करना है। जब भी आप डायल इंडिकेटर को पीछे सेट करते हैं, एक चीज़ का ध्यान देना, इसको जीरो पे मत रखना, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा कहीं भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से टाइट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने क्रैंक शाफ्ट के डायमीटर का माइक्रोमीटर से रीडिंग लिया था उसी के हिसाब से आपको इसमें से जो भी स्पेसर सूट करे उसको आपको बोर गेज में सेट कर लेना है। बोर गेज में सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इस बोर गेज को इस माइक्रोमीटर के अंदर में डालना है। जब इसको माइक्रोमीटर के अंदर में डालोगे तो आपको क्या करना है, बोर गेज को इस तरीके से ऊपर नीचे आपको ऐसे मूव करना है। तो जब बोर गेज को इस तरीके से ऊपर नीचे करोगे तो आप इसको देखना कि जो इसका इंडिकेटर है, जो इसका नीडल है वो भी घूमता है। तो आपको क्या करना है, जो नीडल का जो मैक्सिमम पोजीशन है उसको आपको जीरो पे सेट करना है। एक दो दफ़ा आपको टाइम लगेगा सेट करने के लिए, लेकिन आपको इसको परफेक्टली जीरो पे सेट कर देना है। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने इसको परफेक्टली जीरो पे सेट कर दिया हुआ है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो इसका लॉकिंग स्क्रू है इसको आपको टाइट कर देना, जिससे जो इसका डायल है वो अपनी जगह से नहीं घूम सके। एक चीज़ का आप ध्यान देना, जब भी आप इस तरीके से आप बोर गेज को मूव करते हो तो कभी इधर नहीं खींचना, हमेशा इसको इस वाले साइड में धक्का मार के रखना, तभी आपका रीडिंग है वो करेक्ट आएगा। इधर आप खींचोगे, स्प्रिंग लोडेड होता है, ये आपके रीडिंग को खराब कर देगा। तो हमेशा इस वाले साइड में आपको उसको पुश करके रखना है और इस तरीके से आपको ऊपर नीचे करना है। अब आपको क्या करना है, जिस भी बेरिंग का आपको क्लियरेंस चेक करना है उसका जो बेरिंग कैप है उसके बोल्ट को फुल टाइट करना, जितना कंपनी ने आपको बताया है टॉर्क रेंज की मदद से आपको इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों बोल्ट को फुल टाइट कर लूंगा। उसके बाद आपको बोर गेज की मदद से इसके क्लियरेंस को चेक करना है। तो आपको क्या करना है, बोर गेज को जो मेन बेरिंग का जर्नल है उसके अंदर में डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से बोर गेज को ऊपर नीचे मूव करना है और देखना है कि जो इसका सुई है उसका मैक्सिमम पोजीशन कहाँ पे आ रहा है। तो देख पा रहे इसका जो मैक्सिमम पोजीशन है वो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि हमने पहले जीरो पे सेट किया था, अभी इसका मैक्सिमम पोजीशन वो यहाँ पे आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे 16 पे। तो ये जो 16 हुआ उसका वैल्यू कितना हुआ, 0.16 mm। तो इस वाले क्रैंक शाफ्ट का जो क्लियरेंस हुआ वो हुआ 0.16 mm, क्योंकि हमने क्रैंक शाफ्ट के डायमीटर को जीरो पे सेट किया था। तो मान लो अभी कि जो बेरिंग का साइज है वो क्रैंक शाफ्ट से छोटा होता तो क्या होता, ये वाला जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ जाता। तो जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो देखो किस साइड में घूम रहा है, जो नीडल ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो मान लो कि नीडल ये 20 पे आके रुकता, तो ये बताता कि जो बेरिंग का साइज है क्रैंक शाफ्ट से 0.2 mm छोटा है। तो अगर ये बेरिंग का साइज बड़ा होगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग इस तरीके से बाहर की तरफ आएगा और ये जो नीडल है वो उल्टा इस वाले साइड में घूमेगा। तो जब ये इस साइड में आया तो उसका जो नीडल था उस टाइम पे यहाँ पे 16 पॉइंट पे था। इससे ये पता चला कि जो बेरिंग का क्लियरेंस है वो 0.16 mm, यानी कि जो बेरिंग है क्रैंक शाफ्ट से 0.16 mm बड़ा है। इसी तरीके से आपको जितने भी बेरिंग है उसके क्लियरेंस को चेक करना है। और अब बात करते हैं कि एक इंजन में क्रैंक शाफ्ट का क्लियरेंस कितना होना चाहिए। देखो एक इंजन में क्रैंक शाफ्ट क्लियरेंस 3 चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज ये है कि क्रैंक शाफ्ट का डायमीटर कितना बड़ा है, दूसरा कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल यूज किया जा रहा है, और तीसरा इंजन पे लोड कितना है। देखो एक स्टैंडर्ड क्रैंक शाफ्ट क्लियरेंस होता है 1000 ऑफ क्रैंक शाफ्ट डायमीटर, यानी कि एक क्रैंक शाफ्ट का जो डायमीटर है उसको 1000 से डिवाइड करोगे, जो उसका उत्तर आएगा वही उस क्रैंक शाफ्ट का क्लियरेंस होगा। तो इस वाले इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट डायमीटर है वो 120 mm है, तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0.12 mm आएगा। तो जो इस इंजन का जो मेन बेरिंग का क्लियरेंस है कंपनी ने बोला है 0.09 mm से लेकर के 0.18 mm के बीच में होना चाहिए। तो हमने कितना निकाला क्लियरेंस, 0.16 mm, यानी इसके बीच में है
तो सही है। और फॉर्मूला के हिसाब से कितना आ रहा है 0.12 mm, तो ये भी सही है। लेकिन हमेशा आप कोशिश करना कि जो कंपनी का जो सर्विस मैनुअल आता है उसमें ये चीज दिया होता है, आप उसको फॉलो जरूर किया करो। तो ये था डिटेल वीडियो इंजन क्रैंकशाफ्ट क्लियरेंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो। रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में।